Hi everybody, how you all? Hope you guys are really doing good. So in today's session, we'll take up lecture 10, chemical kinetics. Okay. So in this lecture, we'll cover collision theory, effect of temperature, and constant calculation for elementary and complex reactions. So guys, I hope you are ready to rock. So let us start with our video. Fine. See, there are certain things I should tell you before we go up and take up the lecture. In from now onwards, that is from today's session, you'll be able to download my written notes, PDF notes. You can find the link for the same in the description of the video on the YouTube. ठीक है, तो आपको ये वीडियो का जो PDF है रिटन नोट्स वो आपको मिल जाएगा आपसे डिस्क्रिप्शन में PDF का एक लिंक दिया रहेगा यू प्लीज कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर तो मैं बार बार वीडियो पॉज करके नोट्स लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी यू कैन जस्ट take a complete look on the video. Fine. Yeah, and one more thing, please make sure you subscribe the channel so that you do not miss an important video lecture. Fine. So chalo, let us start the lecture on a positive note. So let us start. See, today's session will be on collision theory. We'll start with collision theory. So let us start collision theory. Collision theory was proposed by Arrhenius. So let us say we have collision theory, right? Fine, fine. So today's topic is collision theory. Just a minute, right? Just a minute. Right. So let us start. The topic is collision theory for elementary reaction. See, this was proposed by Arrhenius. This was actually proposed by Arrhenius. So this is also called Arrhenius concept. So let us try and understand what is exactly Arrhenius concept. See, Arrhenius ने क्या बोला था, जैसे अपने पास एक रिएक्टेंट है H2 जो कि I2 के साथ रिएक्ट करके एक एलिमेंट्री रिएक्शन में HI बना रहा है. ठीक है, तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में H2 और I2 रिएक्ट करके HI बना रहा है. अब देखो, यदि ये रिएक्शन कोई एक्सटर्नल एजेंट के बिना हो रही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना. यदि ये रिएक्शन बिना कोई एक्सटर्नल एजेंट के हो रही है तो होगा क्या, रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए वाले बॉन्ड्स बनेंगे. तो अब होना क्या चाहिए कि यदि पुराने वाले बॉन्ड्स टूट करके नए वाले बॉन्ड्स बन रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेंगे कैसे. दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू ओनली वन थिंग एंड दैट इज कोलिजन. तो आर्हेनियस थ्योरी ये बात प्रपोज करता है कि देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस. यदि दो रिएक्शन कोलाइड करेंगे तभी वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और तभी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है. So it says that collisions are essential. Collisions are essential. The collisions हैं, they are essential for a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के लिए कोलिजन्स काफी एसेंशियल होते हैं, राइट. बिना कोलिजन के रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो. तो ये थ्योरी क्या कहता है, जैसे अपने पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, तो यदि वो इंटरैक्ट करेंगे नहीं, वो कोलाइड करेंगे नहीं, तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. जैसे दिस इज कॉल्ड, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट इन ऑर्गेनिक, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, राइट. दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली उस प्रोसेस में वो टकराएंगे और टकराने के पहले क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, इट प्रपोजेस दैट कोलिजन्स आर एसेंशियल फॉर द रिएक्शन. फाइन. चलो, अब देखो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जैसे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो लेट अस प्लॉट दिस. ये हम दिखाते हैं इस तरफ से एनर्जी, दिस इज एनर्जी, and let us say this is progress of reaction.
तो अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो जब ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक आता है एनर्जी बैरियर। दिस एनर्जी बैरियर इज नॉर्मली द ट्रांजिशन स्टेट। फाइन। जैसे लेट्स से गाइस यू वांट टू क्रैक जेई और यू वांट टू क्रैक नीट. So what is the barrier? What is stopping you from getting there? It's basically the entrance test. Like if you want to crack JEE, then the JEE entrance is your barrier. That is one thing which is stopping you from getting there. Similarly, if a reactant wants to get converted into the products, then it needs to cross the energy barrier. Fine. So energy barrier is the energy of transition state. देखो ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल चीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, तो अब अनस्टेबल चीज के थ्रू जाना है प्रोडक्ट तक, तो वो अनस्टेबल चीज बनाने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो अब जैसे देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु नीड ट्रेनिंग टू क्लियर जेई, टू क्लियर नीट, सो दे आर एक्टिवेटेड ताकि वो उस लेवल तक, उस पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो उसी तरह से एक रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो एनर्जी बैरियर को जस्ट क्रॉस करे, and this is called activation energy. This is called activation energy. It is represented by EA. Fine. So what exactly is activation energy? Let us take a look at the same. So activation energy, if we talk about activation energy, then it is the minimum energy. It is the minimum energy which must be given. It is the minimum energy which must be given to the reactant so as to convert it into product. So as to convert it into product. So this is the minimum energy which must be given ताकि वो एनर्जी जो है उसको ले करके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि हम थियोरेटिकली इसको देखें तो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्टिवेशन एनर्जी? So if we have to define it that way, so let us say this is energy and this is progress of reaction. Fine. Now let us say this reactant wants to get converted into products. So this is the energy barrier. So energy, activation energy is difference of energy between energy barrier and energy of reactant. Fine. So this is activation energy. I hope you guys have understood this. Is that clear everybody? तो देखो आर्हेनियस ने एक बात तो हम सबको समझ में आ गई, ये प्रपोज किया है कि कोलिजन होना जरूरी है। यदि रिएक्शन होना चाहिए तो उसको कोलिजन के थ्रू ही जाएगा, वो कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। वन मोर थिंग, दिस इज प्रपोज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, हमने स्टार्टिंग में लिखा है। अब देखो आर्हेनियस की एक इक्वेशन थी, आर्हेनियस ने प्रपोज किया था कि रिएक्टेंट जो है वो टकराते रहते हैं एक दूसरे से और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या इक्वेशन दी थी? बेसिकली जैसे एक रिएक्टेंट है R से बन रहा है P, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रेट कांस्टेंट K है, इट इज रिटन एज A into e की पावर माइनस EA by RT। यहाँ पे A क्या है? A is called pre-exponential factor. A is called pre-exponential factor, या तुम इसको बोल सकते हो आर्हेनियस फैक्टर। What does it give? It gives the number of collisions per unit time. Basically these collisions are taken per second, so this is nothing but collision frequency. ये बोलता है देखो कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना, जैसे दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बने तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जैसे मान लो अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। यदि अपने को ऐसे समझना है कि यदि लेट अस से सॉरी ये एक केस ले लेते हैं जहां पे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक सिस्टम प्रेजेंट है, तो यदि ये दो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब कोलिजन ज्यादा होगा पर सेकेंड तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा ना।
यदि नंबर ऑफ कोलिजन को NC/T, यदि ये नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी थ्योरेटिकली। आर्हेनियस ने क्या बोला कि रेट कांस्टेंट जो है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा क्या आया, e⁻−EA/RT। ये क्या बताता है, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to energy barrier, having energy greater than or equal to energy barrier। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। आर्हेनियस ने, देखो हमने क्या किया है, हमने ये पढ़ा है कि आर्हेनियस ने ये बेसिक बात बोली कि कोलिजन होना चाहिए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। आई होप इट इज क्लियर। आर्हेनियस ने ये बात बताई कि कोलिजन होना चाहिए तो जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब बीच में क्या बनता है, बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट। जो मिनिमम एनर्जी लगती है रिएक्टेंट को देते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो K क्या है, A × e⁻−EA/RT। तो मूविंग ऑन, जैसे हमने डिफाइन किया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो लेट अस मूव अहेड नाउ। अभी अपने को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी है, इट विल टेक टाइम, फाइन। सी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो हमने पढ़ा, e⁻−EA/RT, दिस इज आवर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये क्या बताता है, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than or equal to energy barrier, है ना, greater than or equal to energy barrier, ये वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, now what is next, see there is one more thing, यहाँ पे EA क्या है, this is activation energy, fine। R यहाँ पे क्या है, R is gas constant। Now guys, what is T? T is temperature in Kelvin। ठीक है ना, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, 1/T कम हो जाएगा, यानी EA/RT जो है वो कम होगा, तो -EA/RT जो है वो बढ़ेगा। ठीक है ना, और e⁻−EA/RT जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे हम मानते क्या है कि टेम्परेचर चेंज करने से, यहाँ पे एक अजम्पशन माना जाता है, यहाँ एक आर्हेनियस की थ्योरी में अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A और एक्टिवेशन एनर्जी EA जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इन टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये सारी चीजें जो है वो चेंज नहीं होगी, बट थ्योरेटिकली चेंज होती हैं, बट ठीक है, जेई के कोर्स में अपन यही समझेंगे कि चेंज नहीं होती। ये एक असम्पशन है जो आर्हेनियस ने लिया था, हम इसको यही मानते हैं, इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, फाइन। And I hope you guys have understood that if temperature is increased, then 1/T will decrease and EA/RT will also decrease. Therefore, this term will increase. तो अब होता क्या है, रेट कांस्टेंट K जो है इट इज e⁻−EA/RT। ये टर्म कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये टर्म जो है वो बढ़ जा रहा है। So that is why we can say that the reaction rate increases with the increase in temperature। ठीक है, मैथमेटिकली उसने ये बात बताई थी कि e⁻−EA/RT, दिस इज ए थ्योरेटिकल मॉडल। इसको हम सही इसलिए मानते हैं बिकॉज ज्यादा चीजें जो है एक्सप्लेन कर देता है।
तो ए बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कोलिजन होना जरूरी है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा तो जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगे, राइट। और ये क्या बताता है, इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। माइनस ई ए बाई आर टी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी बैरियर। अब देखो इसको हम दूसरे ग्राफिकली तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखो जैसे दिस साइड रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड दिस साइड रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये वाली साइड एनर्जी है और इस साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। यहाँ ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है ना। तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये बीच में जो एनर्जी है, व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एनर्जी एक्टिवेशन। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियली तो प्रोडक्ट था नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट था। तो रिएक्शन की इनिशियली जब तुम प्रोडक्ट बढ़ाओ सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि एनर्जी बैरियर के क्लोज जाने लगेंगे। व्हेन यू इंक्रीज द एनर्जी बैरियर मतलब यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर पहुंचने लगेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन रेट का रेट कांस्टेंट जो है वो बढ़ेगा, किसके लिए, कि इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट बढ़ जाएगा। अब देखो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक कंटेनर है जिसमें अपने पास आर कन्वर्ट होगा पी में। तो मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे कंटेनर में और उसमें 700 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड है। तो याद करो गैस स्टेट में अपन एक ग्राफ बनाते थे, इफ यू गाइज रिमेम्बर द ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह का होता था। जैसे यहाँ पर हम dn बाई n को प्लॉट करते थे और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को प्लॉट करते थे, ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो ऐसे T1 पे प्लॉट किया, अभी आइसोथर्म होता था। अब मान लो टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके हमने T2 कर दिया, तो होता क्या था, हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी। और ग्राफ क्या होता था, ग्राफ शिफ्ट्स टू द राइट, ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट मार देता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे और ये ग्राफ आगे की तरफ चला जाता है। तो हम ये सब बात समझ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो एनर्जी बैरियर को अप्रोच करने लगेंगे और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थ्योरेटिकली आर्हेनियस ने तो ऐसे ही समझाया है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हायर काइनेटिक एनर्जी वाली मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे एंड ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसलिए देख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर will increase, crossing the energy barrier will increase, therefore rate of reaction will increase। इसलिए हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, तो मान लो जैसे कि अपने पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे और 300 केल्विन पे एनर्जी बैरियर या उससे ज्यादा मतलब एनर्जी बैरियर जो है, एनर्जी बैरियर लिख देता हूँ, उससे ज्यादा वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.4 है। तो 400 केल्विन पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बैरियर से ज्यादा जो क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं 0.5 हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग बैरियर, क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। तो अब वो आ गया 0.4 यदि 300 पे, तो 400 पे जाएंगे तो फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा। ये उसका कहना। आई होप दिस साउंड्स वेरी मच लॉजिकल कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी रखते हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा रिएक्शन जो है वो आगे चला जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए हम ऐसा बताते हैं कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाती है। आई होप गाइस दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। फाइन, सो मूविंग अहेड,
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ Arrhenius and how has he managed to explain this. So what is our next thing to be done? देखो अब अपने को ये समझना है कि K क्या है. It is A e की पावर माइनस EA by RT. तो जब एक्टिवेशन एनर्जी EA टेंडिंग टू 0 है तो K टेंडिंग टू A, यानी इसका मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी 0 मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी वही प्रोडक्ट की एनर्जी, तो कोई एनर्जी बैरियर है नहीं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट? वैसे ये थियोरेटिकली कोई पॉसिबल केस होगा नहीं. दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी कैनॉट बी जीरो और नेगेटिव. एक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नेगेटिव तो होता नहीं है, जीरो भी नहीं होता है प्रैक्टिकली. ठीक है, अब मान लो टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे तो माइनस EA बाई RT वाला टर्म क्या है? इट विल टेंड टू जीरो. सॉरी, हाँ, इट विल टेंड टू जीरो. तो E की पावर माइनस EA बाई RT विल टेंड टू 1. तो अगेन K will tend to A. तो यानी सारे मॉलिक्यूल्स, all molecules will cross energy barrier. All molecules will cross energy barrier. ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे तो बहुत रिएक्शन फास्ट होगी. चलो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब देखो इसको मैथमेटिकली अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग लिखने वाले हैं. जैसे K is equal to A e की पावर माइनस EA by RT. तो अपन लॉग लेते हैं, तो लॉग K की बेस E ले रहे हैं इज इक्वल टू लॉग A की बेस E माइनस EA by RT. ठीक है, अब अपन T1 टेम्परेचर पे रखते हैं इसको K1. तो log E K2 क्या आएगा? log E A. हमने पढ़ा था कि EA और R A को हम चेंज नहीं करते. So let us say this is equation 1 and this is equation 2. तो यदि अपन करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो अपने को क्या मिलता है? लेट अस सी दिस. अपने को मिलता है log E K1 अपॉन K2 is equal to minus EA by R 1 by T1 minus 1 by T2. ये आपने पढ़ा होगा. दिस इज कॉल्ड वैन हॉफ इक्वेशन. इसको बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन. ठीक है, अब यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे की चीजें हमें क्या दिखती हैं? log K मिल जाएगा log A, ऑब्वियसली यहाँ बेस E है माइनस EA by RT. नाउ इफ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है log K वर्सेस 1 by T का, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा? log A आएगा, राइट? और स्लोप क्या आएगा? माइनस EA by R. देखो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा. इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगा. इसको एक और फॉर्म में यदि लिखते हैं हम तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन 3 को तो क्या मिलेगा? d log E K अपॉन dt करेंगे, ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0 तो आएगा प्लस EA by RT स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन 4 है. इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ऐसा है, इसका मतलब द रिएक्शन with higher activation energy, the reaction with higher activation energy will have a greater temperature dependence. A greater temperature dependence. टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगा यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट ज्यादा चेंज होगा. इसका मतलब क्या है? लेट अस सी दिस. मान लो एक रिएक्शन है A से B और रिएक्शन दूसरी है लेट्स से C to D. इसका एक्टिवेशन एनर्जी X इज ग्रेटर देन Y. तो मान लो 300 केल्विन पे इसका K1 था और 300 केल्विन पे इसका K डैश था, K1 डैश. इसका 310 पे K2 हो गया और इसका 300 के पे K2 डैश हो गया. तो मतलब यहाँ क्या है? इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो K2 माइनस K1 विल बी ग्रेटर देन K2 डैश माइनस K1 डैश. एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने से सेम टेम्परेचर राइज पे इसका जो है रेट कांस्टेंट ज्यादा
चेंज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गाइस, आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम ये बातें कैसे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अदर फैक्टर्स भी हैं कुछ। अदर फैक्टर्स क्या है, यहाँ होता है एक टर्म, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर which is represented by p. This is also called probability of, this is the probability of effective collisions, probability of, या फिर collisions with proper orientation। देखो एक्चुअली रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट तो बनाते हैं, बट सारे रिएक्टेंट सही तरह से कोलाइड नहीं करेंगे। जैसे मान लो दिस इज CH3OH, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड ऐसा थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली दिखा लेते हैं हम। ठीक है, जिसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक दिखाएं तो ये कैसा होगा, या फिर ऐसा दिखा लेते हैं। देखो ये Br है, OH माइनस जो है, सपोज OH माइनस यदि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन SN2 होगी, तो OH माइनस इस तरफ से अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ पे, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं H H H, और OH माइनस इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ मिलेगा नो प्रोडक्ट, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट मिलता ही नहीं। अब मान लो जैसे ये अटैक कर दे पीछे से, बैक साइड से, अटैक फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, तो होगा क्या, ये आएगा और ये ग्रुप लिविंग बन के निकल जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला जो है, दिस विल गिव यू अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि सारे जो कोलिजन्स हैं वो प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल दी कोलिजन्स डू नॉट गिव प्रोडक्ट, सारे कोलिजन्स जो है उस प्रोडक्ट नहीं देते। only the collisions with proper orientation, only the collisions with proper orientation वाले जो हैं will give the product, सिर्फ वही प्रोडक्ट देंगे। ठीक है ना, तो P को कैसे दिखाएंगे, टोटल collisions with proper orientation अपॉन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से, तो हमें P मिलेगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले ही हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स जो आएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स आ जाएंगे P into total number of collisions into total number of collisions, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्या लिखते हैं, यहाँ टर्म आ जाता है P K is equal to P into A into E की पावर माइनस EA/R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे रेट कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल, जो हमें नहीं पता कितने कोलिजन सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ये वाला टर्म क्या है, दिस इज K थ्योरेटिकल।
तो कई बार P जो है दिस इज एज डिफाइंड एज K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल। इसमें जो भी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे इफेक्टिव कोलिजन से लेके वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज K एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज एक्चुअली जो है वो तो हमें नहीं पता ना कितना कोलिजन प्रोडक्ट दे रहा है, और ये थ्योरेटिकल है तो P को हम लिख सकते हैं K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि सारे कोलिजन जो है प्रोडक्ट नहीं देते, तो हम P को लिखते हैं K एक्सपेरिमेंटल अपॉन K थ्योरेटिकल। अब देखो एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो रेट कांस्टेंट तुम देख रहे हो 310 डिवाइडेड पे 300, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 आता है। नॉर्मली 2 लेते हैं, और बस बिकॉज जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी आती है उसके हिसाब से वैल्यू 2 आती है। तो मतलब क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature, the rate constant almost gets doubled। ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। देखो ट्रिपल भी हो सकता है, ये हर केस में सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे K310 बाई K300 हमें निकालना है एग्जैक्टली, तो ये रेशियो क्या आएगा, K310 अपॉन K300, या फिर ऐसा लिखते हैं T+10 अपॉन KT। तो ये A कैंसिल हो जाएगा, A e की पावर माइनस EA बाई R इंटू T+10 डिवाइडेड बाई A e की पावर माइनस EA बाई R T। तो ये वैल्यू क्या आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेट अस इसको लिख देते हैं अपन म्यू। तो ये म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये म्यू की वैल्यू आएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको लिख देते हैं TC। ये आएगा e की पावर माइनस EA बाई R 1 बाई T+10 माइनस 1 बाई T। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। ये नॉर्मली 2 ही रहता है, बट हर केस में 2 नहीं होगा। हमने देखा इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ T एंड EA बाई R, बट नॉर्मली ये 2 लेते हैं। और ये GP बन जाएगा, मतलब क्या है इसका GP बनने का, सी व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से इट विल फॉर्म अ GP। इसका मतलब देखो बच्चों सिंपल सा है कि इसका मतलब सिंपल सा है कि मान लो जैसे 300 पे इट वाज x, ठीक है। तो 310 पे क्या आएगा 2x, तो 320 पे क्या आएगा 2 की पावर 3x, तो इट विल फॉर्म अ GP। तो होता क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature, the rate constant forms a GP। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा विथ कॉमन रेशियो म्यू, ठीक है ना। ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। ये कॉमन रेशियो इसका क्या होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा म्यू। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। अब देखो हम देखते हैं रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यदि अपन बात करें किसमें, बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी क्या है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में रिएक्शन दोनों तरफ जाता है, जैसे A से B जा रहा है और B से A आएगा वापस। तो अब सपोज इधर एनर्जी लिखते हैं अपन, और इधर लिखते हैं A रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं B प्रोडक्ट, ठीक है। और ये तुम्हारा एनर्जी बैरियर है। तो ये वाली जो चीज है दिस इज कॉल्ड EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड EAB, ठीक है। तो KF क्या आएगा, A e की पावर माइनस EAF बाई RT, और KB क्या आएगा, A e की पावर माइनस EAB बाई RT।
ध्यान देने लायक बात यह है कि अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे, फाइन, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएफ और केबी दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों देखो दोनों एनर्जी, देखो जैसे ये एनर्जी बैरियर था, ये ए ये बी, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया क्या, ई ए एफ, ये हमने क्या डिफाइन किया, ई ए बी, और ये क्या है, दिस इज एनर्जी बैरियर एंड दिस इज एनर्जी, राइट, दिस इज एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अच्छा हाँ, देयर इज वन मोर थिंग, डेल्टा एच जो है इट इज ई ए एफ माइनस ई ए बी। तो when temperature is increased, then kf and kb both increase, because उनका एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो रहा है, because the reactants and products दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, because रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों है, दोनों रहेगा, reactants as well as products will approach energy barrier, ये दोनों जो है वो एनर्जी बैरियर की तरफ भागने लगेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है डेल्टा एच, अब देखो यदि हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो हम लोग लिखते थे log k इज इक्वल टू log ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं log के एफ इज इक्वल टू log ए माइनस ई ए एफ बाई आर टी, ठीक है। तो ये बात आई होप सबको क्लियर हो ही रहेगी। तो हमने क्या सीखा था कि केएफ और केबी दोनों बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केएफ अपॉन केबी। तो log ई केएफ इज इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए एफ बाई आर टी। सो डी log ई के एफ अपॉन आर टी, सॉरी डी टी, ये आ जाएगा प्लस ई ए एफ अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1। उसी तरह से डी log ई के बी अपॉन डी टी, यदि हम रिवर्सिबल के लिए लिखें, के बी बैकवर्ड के लिए, ये आएगा प्लस ई ए बी अपॉन आर टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वो ज्यादा चेंज होगा। अब मान लो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे कि ई ए एफ माइनस ई ए बी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ई ए एफ ग्रेटर देन ई ए बी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोल सकते हैं कि EAF इज ग्रेटर देन EAB, यानी डेल्टा KF विल बी ग्रेटर देन डेल्टा KB फॉर सेम डेल्टा T, मतलब सेम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KF में ज्यादा चेंज हो जाएगा और KB में कम चेंज होगा, और इसीलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है KF बाई KB, ये वाली वैल्यू ज्यादा इंक्रीज और ये कम हुई, तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक y दिया है जो कि है 2/3, ठीक है ना। अब एक काम करो, 2 को 2 से बढ़ाओ और 1 इसको 1 से ही बढ़ाओ, तो ये 2+2 कर दो, 3+1 होगा, तो ये क्या आया, ये 4/4 आ गया, तो पहले से तो ज्यादा हो गया ना। तो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम बढ़ रहा है, इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी है जो है वो बढ़ती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अपन उसी तरह से
तो हमने हमसे समझा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब अपन बात करें इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, राइट, डेल्टा एच होता है लेस देन जीरो। तो अपन ये बात समझते हैं कि जब डेल्टा एच लेस देन जीरो है, इसका मतलब EAF माइनस EAB जो है दैट विल बी लेस देन जीरो, यानी EAF विल बी लेस देन EAB। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा KF कम बढ़ेगा और डेल्टा KB ज्यादा बढ़ जाएगा और सेम डेल्टा T, ठीक है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, KF by KB, तो KB ज्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है क्योंकि KB में ज्यादा चेंज हो जाता है और KF में कम चेंज होता है। तो ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एच जैसी चीजें जो है वो डिस्कस करी है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KF और KB के चेंज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंजेस कैसे होते हैं। अब देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, राइट। तो कैटलिस्ट आई होप एवरीबॉडी नोज, कैटलिस्ट जो है एक सेकंड, a catalyst increases the overall reaction rate by decreasing the activation energy of the reaction। और इसमें एक और चीज होता है, कैटलिस्ट दो तरह के होता है, एक होता है प्रोमोटर और दूसरा होता है पॉइजन। देखो जैसे मान लो प्रोमोटर क्या करता है, इट इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट को बढ़ाएगा, और पॉइजन क्या करेगा, रेट कांस्टेंट को कम करेगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब जैसे मान लो लेट्स से तो कोई एक वेनोम है या फिर जहर है, पॉइजन, तो क्या करेगा, शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस को रोक देगा या फिर उनकी रेट इतनी कम कर देगा कि जिससे नॉर्मल लाइफ प्रोसेस सस्टेन नहीं हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल डाई, ठीक है। तो अब उसने एक रेट ऑफ रिएक्शन को इतना कम कर दिया जिसमें वो पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। So in that case he will die. Promoter क्या करता है, it is positive catalyst and promoter basically increases the efficiency of catalyst। promoter क्या करता है, it increases the efficiency of a catalyst। देखो कुछ चीजें होती है जैसे ऑटो कैटालिसिस, वो सब सरफेस केमिस्ट्री में आ जाएगा, वो काइनेटिक्स के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, वो बेसिकली क्वालिटेटिव चीजें वहां पे पढ़ते हैं, राइट। तो थोड़ा हम नीचे बढ़ जाएं, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो व्हाट इज टू बी डन। अब एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट क्या है, एक्टिव ज्यादा है इसका मतलब इट इज द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, it is the multiplicative factor by which the rate of reaction is increased by a suitable catalyst, is increased by a suitable catalyst। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे सी एक रिएक्शन है A से B, तो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट था K, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के बिना उसका रेट कांस्टेंट K था। अब हमने क्या किया है, अब नाउ वी हैव टेकन अ कैटलिस्ट
अब हमने ए के बीच में डाल दिया कैटलिस्ट, तो अभी के डैश क्या होगा, यदि उसका एक्टिविटी ए है तो इस पॉइंट पे के डैश आएगा के इंटू ए, यहाँ पे ए क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो कितना गुना रेट बढ़ाया, ठीक है। तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, 2 गुना बढ़ाया तो एक्टिविटी 2, 3 गुना बढ़ाया तो एक्टिविटी 3। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सी हमारा जो नेक्स्ट काम है अभी वो है कि देखते हैं कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी हम निकालते कैसे। जैसे मान लो ये रिएक्शन है और दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड दिस रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट में ए है और ये है फाइनली बी, और ये बीच में है एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है विदाउट कैटलिस्ट, ये बिना कैटलिस्ट वाली लाइन है। अब जैसे ही कैटलिस्ट आएगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है विद कैटलिस्ट। तो अब देखो क्या है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं x, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं x, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये है y, ठीक है। तो x क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, और y क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट। फाइन गाइज, आई होप इट इज क्लियर। तो अब देखते हैं कि अनकैटलाइज्ड रेट कांस्टेंट, अनकैटलाइज्ड क्या होगा, a इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई आर टी, और k कैटलाइज्ड क्या होगा, k कैटलाइज्ड होगा a ई की पावर माइनस वाई बाई आर टी। तो एक्टिविटी क्या होगा, कितना गुना रेट बढ़ाया। अभी देखो हम लोग ये जानते हैं कि k कैटलाइज्ड जो है, लेट अस कॉल इट k1 एंड दिस इज k2, तो हम लोग जानते हैं k2 विल बी ग्रेटर देन k1 क्योंकि इसकी एनर्जी बैरियर ज्यादा है। तो एक्टिविटी क्या आएगा कैटलिस्ट का, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आएगा k2 अपॉन k1, यानी कितना गुना रेट उसने बढ़ाया। तो k2 अपॉन k1 कैसे निकालेंगे, a कैंसिल हो जाएगा तो ये a आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई आर टी एक्स माइनस वाई। सो दिस इज योर एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटर। देखो प्रोमोटर भी वही काम करता है, जैसे एक रिएक्शन है A टू B, इसका रेट कांस्टेंट K1 है अनकैटलाइज्ड पाथवे में, ठीक है। अब यदि कैटलिस्ट यूज किया C और एक्टिविटी क्या है इसका, लेट से P है, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K डैश क्या आएगा, PK1 आएगा। और यहाँ पे तुमने प्रमोटर भी यूज कर दिया CP, ठीक है। अब कैटलिस्ट का एक्टिविटी आ जाता है P और प्रमोटर का एक्टिविटी जो है वो आ जाता है Q। तो अब रेट K डैश डैश क्या आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज वेल एज प्रमोटर PQK, ठीक है। उसी तरह एक और प्रमोटर यूज कर लोगे, उसका एक्टिविटी R है तो आ जाएगा PQRK। देखो एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये रेट कांस्टेंट बढ़ाता है, रेट को बढ़ाता है, एंड एक्टिविटी जो पॉइजन की होती है वो होती है लेस देन 1, मतलब ये रेट को कम करता है। तो आई होप इट इज क्लियर कि प्रमोटर रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन को का रेट बढ़ाता है, और पॉइजन जो है तो रिएक्शन का रेट जो है वो कम करता है, ठीक है। तो हो गई है बच्चों कौन सी बात, ये हो गई बात एलिमेंट्री रिएक्शन के अलग अलग केसेस में आर्हेनियस थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस। देखो ये बच्चों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही बनते हैं, आप इसको आराम से समझ सकते हो। अब जैसे हमारा टॉपिक है
कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, अब तक अपन एलिमेंट्री खेल रहे थे, अपन अब तक कॉम्प्लेक्स की बात तो किया नहीं था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब हमें सिर्फ रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है, हमें करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर आर्हेनियस फैक्टर। और आर्हेनियस फैक्टर, हमें आर्हेनियस फैक्टर भी निकालना है, किसके लिए, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी तो रेट कांस्टेंट होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा तो उसका भी एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा। जैसे एलिमेंट्री के लिए हमने लिखा के ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी तो होगा कुछ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो वो कैसे आएगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार बहुत सारे रिलेशंस लिखते हैं। याद करो, हम कई बार ऐसे रेट लिखते थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो के हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या है, तो रेट है K1 K2 अपॉन K3, K1 K2 अपॉन K3 की पावर 2/3। और ये अलग अलग स्टेप्स के रेट कांस्टेंट होते थे K1 K2 K3। तो अब जैसे मान लो अपने पास यही दिया हुआ है कि ये जो K है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ये अपने कुछ इस तरह से है K1 K2 K3, K1 K2 अपॉन K3 की पावर 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसका रेट कांस्टेंट तो मिल गया, तो हमें इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा इस रिलेशन से। तो अपन करेंगे क्या, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग आएगा क्या, ये आएगा 2/3 लॉग K1 प्लस लॉग K2 माइनस लॉग K3। ठीक है ना, तो अब लॉग K को कैसे लिख सकते हैं, लॉग A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 लॉग, फिर से ऐसा लॉग A1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है फर्स्ट स्टेप का जिसका K1 कांस्टेंट है, माइनस E1 बाई आर टी। ठीक है, उसी तरह लॉग प्लस लॉग A2, ठीक है, माइनस E2 बाई आर टी। ठीक है ना बच्चों, उसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या आएगा, माइनस लॉग A3, ठीक है, प्लस E3 बाई आर टी। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा लॉग A माइनस ई ए फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपॉन आर टी इज इक्वल टू, इस तरह से ये 2/3 लॉग A1 प्लस लॉग A2 माइनस लॉग A3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, माइनस E1 बाई आर टी माइनस E2 बाई आर टी प्लस E3 बाई आर टी। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, देखो यदि हम कंपेयर करते हैं तो ए वाला पार्ट ए से रिलेट करेंगे, तो हमें कंपेयर करके सेपरेट करना है, कंपेयर एंड सेपरेट, कंपेयर एंड सेपरेट, कंपेयर एंड सेपरेट। तो हमें क्या मिलेगा, log a इज इक्वल टू 2/3 log A1। ठीक है, 2/3 log A1, देख लेते हैं इधर क्या है, प्लस log A2 माइनस log A3, है ना, 2/3 log A1 प्लस log A2 माइनस log A3। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आया वो तो एलिमेंट्री से ही निकल के आ रहा है, तो आ रहा है 2/3 log A1 A2 अपॉन A3। तो हम क्या लिख पा रहे हैं, log A कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए C लिख देते हैं इसको, तो ये आएगा क्या, log A1 A2 अपॉन A3 की पावर 2/3। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A1 A2 अपॉन A3 की पावर 2/3। तुम डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करके भी ले सकते हो लॉग, कोई बड़ी बात नहीं है, वो इनफैक्ट इजी पड़ेगा। जैसे तुम ये जो डायरेक्ट रिलेशंस है उसको तो डायरेक्टली लिख दोगे तो भी दैट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आ जाएगा ये। और देखो इसको हम सेपरेट करते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को, सेपरेटिंग
एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो सेपरेट करें एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो क्या मिलेगा, माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू 2/3 माइनस ई वन बाई आर टी माइनस ई टू बाई आर टी प्लस ई थ्री बाई आर टी। ठीक है, तो आर टी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा फिर, माइनस आर टी माइनस 1/RT कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ई ए 2/3 इंटू माइनस ई ए बाई आर टी, ये आएगा क्या, E1 प्लस E2 माइनस E3। तो माइनस ई ए बाई आर टी कैंसिल, सॉरी माइनस 1/RT कैंसिल, ये ई ए वाला टर्म नहीं रहेगा, इसको हटा ही देते हैं, ऐसा लिखते हैं माइनस 1/RT ई ए इज इक्वल टू माइनस 1/RT, ठीक है ना, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है, तो ये माइनस 1/RT कट जाएगा, तो तुम्हें इस रिएक्शन का फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी क्या मिलेगा, ई ए दैट विल बी 2/3 E1 प्लस E2 माइनस E3। तो हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं फ्रॉम दी जो रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है, वही बड़ा आसान है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। जैसे कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो जैसे तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट k लिखा है, k1 k2 अपॉन k3, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a तो सीधा आएगा a1 a2 बाई a3, ठीक है, और e a फाइनल क्या आएगा, ये आएगा e1। जैसे पिछले केस में अपन देखें तो पिछले केस में क्या किया था अपने, पिछले केस में जैसे, ठीक है ना, पिछला केस थोड़ा सा लेट आ रहा है, वैसे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आएगा e1 प्लस e2 माइनस e3। उसी तरह से यदि आपको के कुछ इस तरह से दिया है, रूट k1 k2 अपॉन k3, तो a क्या आएगा, रूट a1 a2 अपॉन a3, ठीक है ना, और ई ए क्या आएगा फाइनली, E1 बाई 2 प्लस E2 माइनस E3। तो इस तरह से हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। तो देखो अभी कुछ खास नहीं बचा अपने पास, एक टॉपिक बचा है काइनेटिक्स में, वो है फोटोकेमिकल एलिमेंट्री रिएक्शन। फोटोकेमिकल में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता ही नहीं फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, these are the reactions, these are the reactions, these are the reactions which take place in the presence of sunlight, presence of sunlight। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। अब जैसे मान लो Cl2 का बॉन्ड टूटा HNu की प्रेजेंस में और Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बना, तो अब ये प्रोसेस को Cl2 खुद ब खुद नहीं टूट रहा है, यहाँ पर फोटोन तोड़ रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे नो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन एंड एक्टिवेशन। ये अलग टाइप की कहानी है, जहां पर एक्सटर्नल एजेंट सनलाइट जो है बॉन्ड तोड़ रहा है। कोलिजन एंड एक्टिवेशन, यहाँ पर तो कुछ नया बनेगा नहीं ना, यहाँ पर इस प्रोसेस में ये एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ पर तो सीधा बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर कोई कोलिजन और एक्टिवेशन का है नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म होती है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, क्वांटम एफिशिएंसी होता है कि नंबर ऑफ क्वांटा, या फिर बोल सकते हो फोटोन यूटिलाइज्ड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट,
कितने क्वांटा इंसिडेंट हुए, उसमें कितने यूटिलाइज हुए। तो जो यूटिलाइज होंगे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो है, रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्शन रेट खुद सोचो, तो वो तो हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू Cl2। Cl2 ज्यादा है तो ज्यादा बॉन्ड टूटेगा। और दूसरी चीज क्या है, ये जो रेट कांस्टेंट होता है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट के क्या होता है, के डिपेंड करेगा कितने फोटॉन्स है। तो फोटॉन्स के नंबर किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ क्वांटम एफिशिएंसी भी देखना होगा कि कितने फोटोन इफेक्टिवली जो है कन्वर्ट करके इसको प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट में बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन रेट क्या आएगा? यहाँ पे रिएक्शन रेट आ जाएगा सीधा इंटेंसिटी I इंटू क्वांटम एफिशिएंसी Q मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट I इंटू Q है, यानी क्वांटम एफिशिएंसी इंटू इंटेंसिटी। अब देखो एक बच्चों जेई का क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है और तुम इसको डायरेक्टली कर सकते हो। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब देखो समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के बिना तो होते ही नहीं। तो सनलाइट जो है वहां पे एक्टिवेशन में कॉन्सेप्ट नहीं है, सनलाइट फोटोन बॉन्ड तोड़ दे रहा है, बट सारे बॉन्ड तो टूट नहीं रहते। यहाँ पे हमें क्वांटम एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि कितने इफेक्टिवली तोड़ रहे हैं। ठीक है, जो बॉन्ड मतलब 10 फोटोन में से 4 ही रिएक्शन करवाए, तो वो 6 तो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो हमको 4 ही लेना पड़ेगा। इसलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ रेट कांस्टेंट आएगा इंटेंसिटी इनटू क्वांटम एफिशिएंसी। तो एक इसके ऊपर जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन यही है कि इफ I is the intensity, if I is the intensity of absorbed light and C, if I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AB for the given photochemical reaction, for the given photochemical reaction, और photochemical reaction क्या है? AB in the presence of H nu बनाता है AB star। ठीक है, तो पूछता है कि the rate of formation of AB star is directly proportional to, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, और 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है C, दूसरा ऑप्शन है I, I is the intensity, ठीक है, तीसरा ऑप्शन I स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है C इंटू I। तो ऑब्वियसली गाइस हमने ये तो पढ़ा ही है, इट विल बी C इंटू I। तो देखो बच्चों, देखो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स ज्यादातर क्या है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें पढ़ना है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ज्यादातर चीजें हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए इसको रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स जो है खत्म किया है। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड इट एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इट। इसके बाद अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसके नोट्स आपको रिटर्न मिल जाएंगे लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का उसमें आपको मिल जाएगा। और हाँ, सब लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए, मतलब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसके लिए इंतजार करना है, वीडियो आ जाएगा आपके पास। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ध्यान देना है कि इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर जेई मेंस एंड इट इज पर्टिकुलरली फॉर एडवांस्ड। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेंस का एक बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर, बट फिजिक्स में ये होता है, तो आई होप यू शुड स्टडी बिकॉज एटलीस्ट फिजिक्स में तो आएगा ही। तो चलो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड केमिकल काइनेटिक्स। ये हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक चैप्टर फाइनली खत्म कर पाए हैं। सो we'll meet in the next session. Goodbye, take care.